Starting with chapter number 6 का unit number 1. Chapter 6 का unit 1 is about नेशनल इनकम। बेटा जैसे मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर 4 के लिए कि ये 15 नंबर का वेटेज रखता है, सेम थिंग अप्लाइज विद नेशनल इनकम। ये भी 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर 6 ओवरऑल 15 नंबर का आएगा, यूनिट 1 और 2 मिलाकर। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 अगर तुम करके चलेगा एग्जाम में, यानी कि 30 नंबर का वेटेज ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्लीज कैन नॉट बी लेफ्ट बिफोर एग्जाम। इसमें पहली यूनिट इज अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग और दूसरी यूनिट इज अबाउट एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स, केनीशियन थ्योरी। ओके, अब आ जाते हैं सबसे पहली चीज पे, दैट इज नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ व्हाट? फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कृपया ध्यान दें, दो चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर नॉर्मल रेसिडेंट में ऐसे सारे लोग जो नॉर्मली इंडिया से पैसे कमा रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है और 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहते हैं, वो कहलाएंगे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाएंगे वो? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो इफ यू आर लिविंग फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड यू आर नॉर्मली हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया, यू आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट ने कहीं से भी पैसा कमाया हो, भले ही वो तुम्हारी कंट्री से हो या बाहर से हो, वो सारा पैसा, कमाया हुआ पैसा, बेटा याद रखना, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती। एक तरफा पैसा तुमको रिसीव हो गया, तुमको तुम्हारे रिलेटिव्स बाहर रहते थे, उन्होंने गिफ्ट भेज दिया, दैट इज ए ट्रांसफर इनकम। तुमने कोई सर्विस नहीं दी है उसके बदले में। लेकिन फैक्टर इनकम वो सारा पैसा होता है। Sorry? हाँ, एनालिसिस। टोटल इनकम, फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम यानी सर्विस के बदले में मिला हुआ पैसा, एक तरफा मिला हुआ पैसा इज नॉट इंक्लूडेड। अब ध्यान ये रखना है बच्चा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने का काम किसका है? सीएसओ, जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम में आ चुका है। और नेक्स्टली स्टेट लेवल का अकाउंटिंग कंपाइल करने का काम कौन करता है? इट इज स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। वहां पे अगर नहीं लिखा है तो कृपया लिख लें। ठीक है, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्टेट अकाउंट्स को कंपाइल करने का काम करते हैं। सीएसओ का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी आ चुका है। एम आई क्लियर? प्लीज बिकम इम्पोर्टेंट नाउ। अब किसने पायनियर किया था? साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। These two were pioneers of national income accounting in our economy, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या है? बच्चा मैंने तुमको बताया, तुमने कहीं से भी पैसा कमाया, वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिकॉज यू आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी यहीं पे है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या है? केवल ऐसा सारा फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया है, भले आप रेसिडेंट ने कमाया हो या नॉन रेसिडेंट ने। बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री, आसपास का टेरिटोरियल वाटर, ये सब हमारा हिस्सा है। और यहाँ पे कमाया हुआ पैसा
हमारी डोमेस्टिक इनकम बनेगा। अब वो भले ही रेसिडेंट ने कमाया हो पैसा या नॉन रेसिडेंट ने कमाया हो। तो अगर तुमसे पूछा जाए, बाहर की कोई कंपनी है, वो इंडिया में अपना ब्रांच खोल रहा है, यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, तो बताओ वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं? बाहर की कंपनी इंडिया में अपनी ब्रांच खोलती है और यहाँ से प्रॉफिट कमाती है, डोमेस्टिक इनकम में कितने लोग बोल रहे हैं इंक्लूड होगा? यू ऑल आर करेक्ट। व्हाई? डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया हुआ पैसा है, अब वो भले ही कोई भी कमाए, हमारे कंट्री में आके पैसा कमाया है तो ऐड होगा। नेशनल इनकम में ऐड होगा कि नेशनल इनकम? नो, नेशनल इनकम में क्यों ऐड नहीं होएगा? बाहर की कंपनी है, हमारे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। बाहर की कंपनी है तो भाई वो सारा प्रॉफिट बाहर ही ले जाएगी। तो इट इज नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है और नॉर्मल रेसिडेंट नेशनल इनकम से रिलेटेड है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्या फाइनल गुड्स की ही सर्विस वाल ऐड की जाती है इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? बताएं। मैदा तुम अपने घर में खरीद के लाए हो, उससे केक बनाओगे, ये फाइनल गुड है या नहीं? हाँ है, क्योंकि इट विल बी यूज्ड बाय पीपल लाइक अस, फाइनल कंज्यूमर्स। लेकिन व्हाट इज अ मैदा परचेज्ड बाय बेकरी ओनर, वो उससे केक बना के बेचेगा, फिर ये इंटरमीडिएट हो गया। बेटा कोई भी रॉ मटेरियल अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, कैसे उसे यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है या नहीं। अगर हम एज फाइनल कंज्यूमर कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो वो फाइनल गुड है। अगर से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मोबाइल शॉप है और मैं होलसेलर हूँ, तुम मेरे से 50 पीसेस मोबाइल के खरीद के लेके जाते हो, ये जो तुमने खरीदी की है, ये फाइनल परचेज है या इंटरमीडिएट है? मोबाइल बने हुए हैं पूरे। नेक्स्ट, क्या तुम फाइनल यूजर हो मोबाइल के? नहीं। क्या तुम उसे रीसेल करने वाले हो? हाँ। क्या उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तुम? हाँ। तो ऐसे सारे गुड्स जिसमें अभी भी वैल्यू एडिशन भी बचा है ना, भले ही प्रॉफिट के नाम पे क्यों ना हो, वो सारे कैसे गुड्स हैं? कैसे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन मोबाइल अगर तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो नाउ इट इज अ फाइन गुड। एम आई क्लियर विद द डिफरेंस? ओके। तो नेशनल इनकम में किसका वैल्यू ऐड होगा? केवल फाइनल गुड्स का। वेरी गुड। फिर जीडीपी covers all the production activities which are covered by SNA, System of National Accounts for the Production Boundary। एसएनए में जितने भी गुड्स एंड सर्विस कवर हो रहे हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। उसके गुड्स एंड सर्विस की एक लिस्ट बनाई गई है जिसे बोला जाता है एनआईसी, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इसमें बेसिकली कौन से गुड्स एंड सर्विस नेशनल इनकम कैलकुलेशन में ऐड होंगे वो देकर रखा है। ठीक है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब भी ऐड किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्यों ही कैलकुलेट होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के बहुत सारे कारण है, मतलब क्यों ही तुम्हारी कंट्री नेशनल इनकम निकालती है, क्या ही कारण है? क्योंकि उनको पता लगता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, कौन सा सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, तुम्हारे इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में कौन सा ऐसे बिजनेस है जिसमें ग्रोथ दिख रही है, डिसीजन कैसे लेने हैं वो भी पता लग जाता है। आर यू क्लियर? अल्टीमेटली दीज आर ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहले आपको शॉर्ट रन परफॉर्मेंस पता लगता है किसी भी बिजनेस का, फिर और क्या, हम फोरकास्ट कर पाते हैं फ्यूचर की डिमांड। ग्रोथ जितनी है जितनी अच्छी है उतना डिमांड ज्यादा रहेगा। इकोनॉमिक वेलफेयर, आपके देश में कितना भला हो पा रहा है, नेशनल इनकम जनरली जब बढ़ती है तो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है। ठीक है, जनरली, लेकिन हम एक्सेप्शंस देखेंगे इस यूनिट के एंड में। फिर क्या, और क्या पता लगता है? सेक्टोरल शिफ्ट, प्राइमरी से कैसे लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी से कैसे टर्शरी में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये सारे शिफ्ट हमको पता लगता है। गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेटर फ्रेम कर पाती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता लग पाता है यार रिच और पुअर के बीच में कितना गैप है आपके देश में। ठीक है, नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन रिच का आ रहा है, कंपैरिजन हो पाता है अलग अलग कंट्रीज की नेशनल इनकम का।
और उसके अलावा यू कैन मेक इकोनॉमिक फोरकास्ट। क्लियर है? क्या क्या है एक बार तुम बोल रहे हैं, क्या फायदे हैं नेशनल इनकम के? इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हो, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पता लग जाता है, वेलफेयर पता लग जाता है, फ्यूचर फोरकास्ट, इनइक्वालिटी कितनी है आपके देश में ये पता लग जाती है, इंटरनेशनल कंपैरिजन कर पाते हो, राइट? डिमांड फोरकास्टिंग और सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर विद दिस? ठीक है बेटा, तुमको तो क्या एमसीक्यू में चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताएंगे कि बताओ इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन। अब आते हैं बेटा थ्री गोल्डन रूल्स पे। क्या है वो तीन गोल्डन रूल्स? बच्चा तीन कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो व्हाट विल यू डू? बेटा डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी यहाँ पे पॉपुलर भी दिया जा रहा है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, ये तुम अकाउंट्स में भी करते आ रहे हो, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। सेकंड पे आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या होएगा? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या है फॉर्मूला? क्यों रे, ऐसा क्यों है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड क्यों कर दी तुमने? क्योंकि ऐसा सारा पैसा जो नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर से कमाया है, वो तो डोमेस्टिक इनकम में आया ही नहीं, उसको अलग से तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा ऐसा सारा पैसा जो बाहर वालों ने तुम्हारी कंट्री से कमा लिया है, वो डोमेस्टिक इनकम में अनफॉर्चुनेटली आ गया है, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो वो नेशनल इनकम निकालते वक्त माइनस करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा क्या? अब आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो क्या हो? नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने पे माइनस करते हैं ना। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने पे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। ठीक है ना? फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट यानी तुमने एज एन एंटरप्रेन्योर जो जो भी फैक्टर पेमेंट्स निकाले हैं, भले ही वो खुद को प्रॉफिट के नाम पे ही क्यों ना कुछ दिया हो, वो सब फैक्टर कॉस्ट में आ चुका है। इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉस्ट, इट इज फैक्टर का कॉस्ट, इसलिए प्रॉफिट का इम्पैक्ट अलग से नहीं दिया जाता है। NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बेटा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, सब्सिडी क्या होती है? माइनस। लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या होएगा? NIT माइनस हो जाएगा। अरे हाँ है ना? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाते हैं मार्केट प्राइस निकालने के लिए, और सब्सिडी माइनस कर दी जाती है क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले बेटा इनकम मेथड अगर ध्यान आ रहा हो तो उसी के हैं ये पॉइंट्स। नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब क्या? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा कंपोनेंट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, दैट इज नेट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, क्या बता? ये लिखा हुआ नहीं होगा शायद, तुम लिख लो, ये नोट्स में शायद नहीं है, और अगर कहीं होगी तो मुझे ध्यान नहीं है। ओके, तुम लोग तो तुम्हारा ब्लैंक पेज यूज करो, लिखना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के तीन कंपोनेंट्स हैं। क्या?
नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। लिखिए, अब सुना, वो जो तीन गोल्डन रूल है उसके बेसिस पे आप एग्रीगेट निकलते हैं। सबसे पहला जीडीपी एट एमपी फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एफसी क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा पहला अक्षर ग्रॉस या नेट बताएगा, दूसरा डोमेस्टिक या नेशनल, और फाइनली ये होगा मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो अब ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगला वाला क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा एनडीपीआर टैक्स किसका पर्यायवाची होता है? इट इज डोमेस्टिक इनकम। मतलब तुमसे बोला जाए ना डोमेस्टिक इनकम निकालो तो तुम क्या निकाल के दोगे? एनडीपी एट एफसी। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड लास्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एफसी किसका पर्यायवाची है? नेशनल इनकम का। एम आई क्लियर विद दिस? बेटा इसके कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि जीडीपी एट एनपी को कन्वर्ट करो इनटू एनएमपी एट एफसी, हाउ विल यू डू इट? ग्रॉस से नेट, बच्चा माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, लेस नेट फैक्टर इनकम, जनरली ये लोग इसको एनएफआईए ही लिखते हैं। ओके, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। तीनों गोल्डन रूल अगर याद है ना तो फिर ये कन्वर्जन आसानी से हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कैलकुलेट किया जाता है एट करंट ईयर प्राइस, और ऐसा जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है एट कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस, उसे क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। बच्चा डेफिनेशन है ना, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। कैसे? डीपी बोला है, डीपी तो क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस है तो नॉमिनल जीडीपी, कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस है तो रियल जीडीपी। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलती नॉमिनल जीएमपी का डेफिनेशन बताओ, जीएमपी तो सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। डोमेस्टिक में डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल में नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, दैट इज द कोर डिफरेंस। या फिर तुम फैक्टर इनकम्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। अगर नॉमिनल जीडीपी बोला जाता तो बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और नॉम सॉरी, अगर जीएनपी सॉरी जीएनपी बोलते हैं तो इट विल बी अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, और अगर यही होता क्या? जीडीपी, तो फैक्टर इनकम्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर नेशनल होता तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। दैट इज हाउ यू कैन ऑल्टर द डेफिनेशन, फैक्टर इनकम के टर्म्स में और गुड्स के टर्म्स में। तो नॉमिनल जीडीपी का डेफिनेशन यहाँ पे देके रखा है।
All final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year estimated at current year price. तो फॉर्मूला क्या होता है? P into Q. P मतलब price of ना price of current year नॉमिनल है बेटा और Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. लेकिन अगर रियल जीडीपी का करें अपन तो इट विल बी सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेटेड एट व्हिच प्राइसेस बेस ईयर प्राइस. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू व्हाट? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. कौन सी बेटर मेजर है टू नो द एक्चुअल प्रोडक्शन या ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? ऑफ कोर्स इट इज रियल जीडीपी. अच्छा बताएं कौन सा जीडीपी केवल तब बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है? रियल जीडीपी. बच्चा रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो आप बेस ईयर की उठा के लिखते हो. ठीक है. लेकिन नॉमिनल जीडीपी दो चीजों में बढ़ने से बढ़ जाता है. क्या? प्राइस और क्वांटिटी दोनों. क्लियर है? ठीक है. फिर अगली चीज पे आ जाते हैं दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट डू आई मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. जीडीपी डिफ्लेटर का ही दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स. क्या बोलते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स. अगर तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर 1 से बड़ा आता है, इट इज मोर देन 1, सॉरी मोर देन 100, तो करंट ईयर में प्राइस बढ़ी है. करंट ईयर में प्राइस बढ़ी है. लेकिन अगर तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर 100 से कम आता है तो बेटा इससे पता लगता है करंट ईयर में प्राइस कम हो गई है. एम आई क्लियर? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जब करते हो तो इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू करंट ईयर का क्वांटिटी फिर से इनटू 100. क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो बेसिकली फॉर्मूला लग ही क्या गया? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100. तो अगर 100 से ऊपर आंसर आ रहा है यानी कि करंट ईयर में प्राइस बढ़ी है और अगर 100 से कम आंसर आ रहा है करंट ईयर में प्राइस घटी है. एग्जाम में पूछ लिया है इस टाइप का क्वेश्चन. एम आई क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो. 2025 में प्राइस देकर रखी है, क्वांटिटी दी हुई है 20 रुपए 100 यूनिट. 2026 में प्राइस है 25 रुपए, क्वांटिटी है 110 यूनिट. तुम्हें निकालना है. तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2026. 137.5 कैसे निकाला? नॉमिनल जीडीपी क्या है 2026 का? प्राइस इनटू क्वांटिटी. गलत है? 25 इंटू 110. 2750 आ रहे हैं. और रियल जीडीपी 2026 का कितना है? 110 इंटू 20 किया होगा ना. करंट ईयर का क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस तो 2200. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2750 अपॉन 2200 इंटू 100. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 135. 25. क्या कर रहे हो यार? 125 आया था. कह रहे हो क्या? कैलकुलेटर चाहिए? ओके. समझा तो सही सब लोग को. आ रहा थे? ओके. अब अगर मैं तुमसे बोलती हूँ इन्फ्लेशन निकालो है. इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कैसे निकलता है? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 गलत आया है तो ईयर 2 होना चाहिए.
जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1. कौन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इनटू 100. अगर मैं तुमको बोलूं जीडीपी डिफ्लेटर 2026 का है, 2026 का 2026 का जीडीपी डिफ्लेटर देकर रखा है 135. 2025 का जीडीपी डिफ्लेटर देकर रखा है 110. कैलकुलेट करें इन्फ्लेशन का रेट. 135 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कितना आ रहा है ये? 22.7%. अरे आया क्या समझ में? बेटा 3-4 बार आ गया है जीडीपी डिफ्लेटर जब से ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं. ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम दे आर आस्किंग दिस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा ही. अब आते हैं अगली चीज पे. जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेट के बाद अगली चीज आ जाती है टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज. टैक्स भी दो तरह के होते हैं और सब्सिडी भी दो तरह की होती है. सबसे पहले प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी और प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी. सॉरी, दिस शुड बी प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी. बच्चा प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी क्या होती है? कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उस पर लगने वाला टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. आपने कम बनाया ज्यादा बनाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने चीजें बनाई है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा या आपको सब्सिडी मिलेगी. उसे बोला जाता है प्रोडक्शन पे लगने वाला टैक्स. लेकिन जब पर यूनिट बेसिस पे या वॉल्यूम के बेसिस पे टैक्स या सब्सिडी लगता है तो उसे बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट टैक्स या सब्सिडी. ठीक है, तो paid and received in relation to production irrespective of volume of production. जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो भी इट्स अ प्रोडक्शन टैक्स. या फिर फैक्ट्री लाइसेंस फी अगर भर रहे हो, पोल्यूशन टैक्स भर रहे हो, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन. सब्सिडी मिलती है अगर रेलवेज में कुछ कर रहे हो, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज में कुछ कर रहे हो. इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा. मैं क्या? लेकिन वही अगर तुम जीएसटी भरते हो, फूड पे तुमको सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है, एक्साइज ड्यूटी भर रहे हो. बेटा ये सारी चीजें पर यूनिट बेसिस पे इनकर की जा रही है. एंड दैट इज वाई इट इज अ प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी. क्या है ये? प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडी. अब इससे रिलेटेड एक और चीज बताती हूँ मैं. अभी तुमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पढ़ा. अब अगर एक और फंडामेंटल लेके आए, बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस कैसे निकलती है? तुमने देखा अभी फैक्टर कॉस्ट, जो तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तुमने दिया है, उसमें अगर तुम ऐड कर देते हो प्रोडक्ट टैक्स सॉरी प्रोडक्शन टैक्स और माइनस कर देते हो प्रोडक्शन सब्सिडी, तो ये आ जाता है बेसिक प्राइस. अब अगर तुम्हें मार्केट प्राइस निकालनी है, ये 12th में भी था वैसे. अगर इससे मार्केट प्राइस निकालनी है तो बेसिक प्राइसेस में क्या करोगे? प्रोडक्ट टैक्स. बेटा टैक्स ऐड होगा ना मार्केट प्राइस निकालने में, और माइनस क्या होएगा? प्रोडक्ट की सब्सिडी, पर यूनिट सब्सिडी जो मिल रही है. बच्चा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया गया है. हालांकि इन लोगों ने क्वेश्चन गलत मतलब ऑप्शन गलत बना दिया था, तो वो सब कोई मैपिंग हो गई थी शायद. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी. तो वो ऑप्शन मतलब प्रिंट गलत हो गया था. दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स. हमारे क्या बोले 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 वापस. फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस निकालनी है तो क्या करूं? फैक्टर कॉस्ट में ऐड क्या कर दूं? प्रोडक्शन टैक्स. और माइनस क्या कर दूं? प्रोडक्शन पे लगने वाली सब्सिडी. तो मेरे को बेसिक प्राइसेस मिल जाएंगे. और बेसिक प्राइस से अब जितने मैं मार्केट में बेचने वाली वो निकालना है मेरे को. क्या करूं मैं?
बेसिक प्राइस में ऐड कर दो प्रोडक्ट का टैक्स और माइनस क्या कर दो प्रोडक्ट की सब्सिडी, तो मेरे को क्या मिल जाएगी मार्केट प्राइस। बच्चा कृपया ध्यान दें, मार्केट प्राइस निकालने में दोनों ही टाइप के टैक्स माइनस होते हैं, सॉरी, दोनों ही टाइप के टैक्स ऐड होते हैं और दोनों ही टाइप के सब्सिडी माइनस हो जाती है। हाँ, हाँ। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल देता है, प्रोडक्ट टैक्स अलग दिया है, प्रोडक्शन टैक्स अलग दिया है और तुमको मार्केट प्राइस निकालना है, तो फिर तो दोनों ही टैक्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा, भले वो प्रोडक्शन हो या फिर वो प्रोडक्ट। समझेगा? हाँ। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। कहाँ चलाते ओके। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। पर कैपिटा इनकम यानी क्या? मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, कितना एवरेज इनकम है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कहलाता है पर कैपिटा, पर पर्सन इनकम। निकालते कैसे हो? कंट्री का जीडीपी लो, एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, और उसे डिवाइड किससे कर दो, बाय टोटल पॉपुलेशन। है ना क्लियर? तो पर पर्सन इनकम मिल जाएगी। क्वेश्चन आया था, डैश इज द इंडिकेटर ऑफ या मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑफ अ पर्सन। तो आंसर क्या होगा इसका? पर कैपिटा इनकम बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी में। एम आई क्लियर? ठीक है। आंसर वुड बी पर कैपिटा इनकम। इन लोगों ने डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम सब देके रखा था ऑप्शन में। सही आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में लाइन है, उस लाइन से क्वेश्चन बना है, तो तुम्हें भी एज इट इज याद रखना होगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू वेरी वेरी डिफरेंट फंडामेंटल्स जो 12वीं कक्षा में नहीं पढ़े थे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? फाइनली जितना पैसा कंट्री के पास अवेलेबल होता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, खर्चे करने के लिए, उसे बोला जाता है क्या? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तुमने अपनी नेशनल इनकम जो निकाली है क्या? नेट नेशनल इनकम। जनरली ये जो नेशनल इनकम होती है मार्केट प्राइसेस पे होगी। मार्केट प्राइस पे क्यों लेते हैं हम इसको? क्योंकि बच्चा टैक्स भी तो रिसीव होता ही है ना। फिर एनआईटी ऐड करवाया है ना। अच्छा, इसमें मैंने एनआईटी अलग से लिखा है। तो एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल इनकम में क्या ऐड कर दोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बेसिकली बन क्या गया? एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में फिर क्या ऐड कर दोगे तुम? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मुफ्त का आया हुआ पैसा। करंट ट्रांसफर यानी ट्रांसफर पेमेंट्स, जो तुमने बाहर वालों से रिसीव किया वो ऐड कर लो और जो बाहर वालों को दिया है वो माइनस कर दो। बेटा, अब जो भी पैसा तुमने कमाया होगा, वॉट एवर यू हैव अर्न्ड, फैक्टर इनकम ही ऐड होती है ना नेशनल इनकम में, वो तो नेशनल इनकम में आ चुकी है। बट ऐसा मुफ्त का पैसा जो तुमने रिसीव तो कर लिया और तुम्हारे पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, लेकिन वो नेशनल इनकम में नहीं आया है, वो डिस्पोजेबल इनकम में ऐड किया जाएगा। एम आई क्लियर? और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड किया जाएगा क्या? डेप्रीसिएशन। क्या ऐड कर दोगे? डेप्रीसिएशन। हमें क्लियर? ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आज तक पूछा नहीं गया है, बट कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है। हालांकि प्रोबेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कवर्ड है इन योर मॉड्यूल, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू व्हाट? प्राइवेट सेक्टर। बच्चा, डोमेस्टिक इनकम दो सेक्टर कमाते हैं, कौन से? एक तो है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। अब मेरे को निकालना है एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू
प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो मेरे को अगर ये पता लग जाए कि गवर्नमेंट के हाथ में कितना पैसा गया है, तो मैं आसानी से प्राइवेट सेक्टर का पैसा निकाल लूंगी। तो गवर्नमेंट के पास मेनली दो टाइप का पैसा जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या कमाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative department. The government की जो departmental undertakings होती है ना, departmental undertakings, mainly all the departments जो government के हाथ में आते हैं, वो जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में गया हुआ पैसा है। और सेकेंडली, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जितनी भी सेविंग्स है, नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जितनी भी सेविंग्स है, वो भी किसके हाथ में गया हुआ पैसा है? पब्लिक सेक्टर। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मतलब ये तुम्हारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना गवर्नमेंट के, उनको छोड़ के जो भी और दूसरे शायद कॉर्पोरेशन ये सब है, उनकी सेविंग जो है, वो भी सब गवर्नमेंट के हाथ का पैसा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों पब्लिक सेक्टर के हाथ में गए हैं, 1 और 2, तो बच्चा जितना तुम्हारा एनडीपीएट एफसी है, यानी कि तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम है, उसमें से तुम ये दोनों हटा दो जो पब्लिक सेक्टर ने कमाया है, 1 और 2। क्या? इनकम बोलो मेरे साथ, इनकम क्या? प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। और एक और चीज, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो बेटा एनडीपीएट एफसी में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एनडीपीएट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर का पैसा है। गवर्नमेंट के पास जो जाता है वो हटा दो टोटल डोमेस्टिक इनकम में से, तो अपने पास प्राइवेट सेक्टर का पैसा बच जाएगा। ठीक है, अब ये सारे रेंज ऑफ फॉर्मूले बताए, ये याद होने चाहिए। रिपीट करते जाओ यार। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली थी तुमने? पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली थी? जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट इज द मेजर ऑफ डैश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पर्सन इनकम। ओके, फिर मुझे बताओ कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाली थी? एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। और इसी में तुम डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना बेटा? पैसा कहीं से भी मिला हो वो डिस्पोजेबल इनकम में आता है, भले तुमने कमाया हो या नहीं कमाया हो, लेकिन कमाया हुआ पैसा ही नेशनल इनकम में आता है। ठीक है, फिर मुझे बताओ एनडीपीएट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कैसे निकालोगे? अरे बोलो, एनडीपीएट एफसी में क्या माइनस कर दूं मैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और दूसरा क्या माइनस करूं? नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की सेविंग्स। ठीक है, ओके, अगला फॉर्मूला, प्राइवेट इनकम। हाउ डू आई कैलकुलेट प्राइवेट इनकम? हाउ डू आई कैलकुलेट इट? एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू होम? प्राइवेट सेक्टर। अभी निकाला ना तुमने? अभी निकाला। अब उसमें क्या कर दूं मैं? बेटा प्राइवेट इनकम मतलब सारा पैसा जो प्राइवेट सेक्टर ने रिसीव किया है, या तो अर्न किया है, या इवन इफ नॉट अर्नड बट इट हैज रिसीव्ड इट। प्राइवेट सेक्टर के हाथ का सारा पैसा प्राइवेट इनकम में आएगा। तो भैया इंडिकेट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये तुमने ले लिया? ले लिया। अभी इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स का इफेक्ट नहीं है, अभी तो ये एनडीपीएट एफसी है ना, ये तो डोमेस्टिक इनकम है, राइट? तो अब तुम इसमें इम्पैक्ट दोगे किसका? ऐड करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कमाया हुआ पैसा ऐड किया जाएगा। तुम समझ रहे हो अपन ने क्या किया है? अपन ने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दिया है, अगर अपन ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया तो। ठीक है, फिर इसमें अपन ने ऐड किया क्या? नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट बेटा ऐसा सारा उधार जो गवर्नमेंट ने तुमसे लिया है, लेकिन ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं होने वाला, इस पे अगर गवर्नमेंट तुमको कोई इंटरेस्ट चुका भी देती है, ऐसा सारा इंटरेस्ट जो अनप्रोडक्टिव लोन के लिए चुकाया जाता है,
वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं आता है। ओके, ये नेशनल इनकम में नहीं है एडेड, इसीलिए इसे अलग से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट ने तुमको चुकाया है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, लेकिन ये ऐड तो की जाएगी क्योंकि पैसा तो तुमने रिसीव किया है। अगली चीज जो ऐड करोगे तीसरा, वो है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, मुफ्त की सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने तुमको दे दी है। और आखिरी, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से तुमको मुफ्त के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तुम्हारे रिलेटिव से बाहर वो तुमको पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं, तो वो भी प्राइवेट इनकम कैलकुलेशन में आएगा। रिपीट करें क्या क्या ऐड किया है आपने। एनडीपी एंड एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसमें क्या करूं मैं ऐड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर क्या ऐड कर दूं, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक और चीज नेशनल डेट इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गई प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम के बाद हम निकालेंगे पर्सनल इनकम। कैसे निकालेंगे, प्राइवेट इनकम में तुम क्या एडजस्टमेंट्स दोगे, प्राइवेट इनकम में माइनस करो कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट सेविंग माइनस करते हैं तो पर्सनल इनकम मिल जाती है। मतलब ऐसा सारा पैसा जो फाइनली हाउस होल्ड्स को रिसीव होता है, हाउस होल्ड ने रिसीव किया है, भले ही वो ऑन किया हो या ना किया हो, मतलब वो पर्सनल इनकम है। ठीक है, हाँ बेटा, हाउस होल्ड्स विल इंक्लूड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, ओके, पर्सनल इनकम इज गोइंग टू इंक्लूड एनपीओस, ये बात देके भी रखा है क्या। अगर नहीं लिखा है तो कृपया लिख लें। इट इज गोइंग टू इंक्लूड एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास फाइनली जो पैसा रिसीव होता है वो पर्सनल इनकम होता है। पर्सनल इनकम में प्राइवेट इनकम तो पूरी पूरी आएगी ही, कॉर्पोरेट टैक्स हट जाएगा क्योंकि बेटा ये हम लोग के हाथ का पैसा नहीं है, कॉर्पोरेट सेविंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी हट जाएंगे क्योंकि ये भी तो हमको नहीं दिया कंपनी ने, हमारे हाथ में तो नहीं आया है पैसा। और इसके अलावा बच्चा एक और चीज तुम लिख सकते हो, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सोशल सिक्योरिटी। बेटा ये भी ऐसा पैसा है जो वेजेस एंड सैलरी में आ तो गया था, सीओई में आ जाता है ना ये, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने तो रिसीव नहीं किया है, दिस इज नॉट रिसीव बाय अस टिल डेट। पर्सनल इनकम में क्या माइनस करोगे यार बच्चा, पर्सनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग माइनस एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इवन एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सोशल सिक्योरिटी रिलीज किया जाता है। फिर आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब ऐसा सारा पैसा जो फाइनली हाउस होल्ड के पास बच जाता है, फाइनली लेफ्ट विथ हाउस होल्ड, किस चीज के लिए, ताकि वो अपने खर्चे कर पाए या वो पैसा सेव कर पाए, मेनली फॉर टू पर्पज, जब उनके पास पैसा बच जाता है या तो कंजम्पशन के लिए या फिर सेविंग के लिए, तो उसे बोला जाता है क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल इनकम पूरी पूरी ली जाती है, तो फिर जो तुम डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हो ना, पर्सनल टैक्सेस, अरे तुमको जो इनकम मिल भी गई ना उसके बाद तुमको एक हफ्ता गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हटाओ वो। और उसके अलावा और मिसलेनियस पेमेंट जो आपको गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स जो भी गवर्नमेंट को करते हो, फाइनली ये सब पेमेंट हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। फॉर्मूला सबके बोले, बोलो, बोलो बच्चा, फॉर्मूले बोलने पड़ेंगे। प्राइवेट इनकम, एनडीपीएफसी अप्लाइंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसमें क्या क्या ऐड कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल डेट इंटरेस्ट और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और
नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये जो प्राइवेट इनकम है इसमें क्या दो चीज माइनस करूँ, तीन चीज इनफैक्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग के पर्यायवाची पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स बोला हो या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोला हो एक ही बात है। कॉर्पोरेट सेविंग बोला हो, रिटेन अर्निंग बोला हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला हो, सब वही बात होती है। ओके, ये पर्सनल इनकम आ गई। फाइनली जितना पैसा हाउस होल्ड के पास खर्चे या सेविंग के लिए बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए पर्सनल इनकम में से क्या बताते हो? डायरेक्ट टैक्सेस और miscellaneous payments made to government. Am I clear with this? Formulas are clear. ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं विद द थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। करूं कंटिन्यू? कंफर्टेबल हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? चाहे कंप्लीट वैल्यू एडेड और फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो बेटा देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या है वो सर्कुलर फ्लो? जो भी चीजें तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी चीजें तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, वो तुम बेचोगे। जब तुम बेचोगे तो एक और फेज आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा एज अ प्रोड्यूसर, तुम बांटोगे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स। लैंड को यू पे विथ रेंट, लेबर को विथ वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल को विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को विथ प्रॉफिट। ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, ठीक है? और फाइनली जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो जो पर्सन को पैसे रिसीव हुए हैं, फैक्टर इनकम रिसीव हुए हैं, वो क्या करता है? इस इनकम को डिस्पोज ऑफ करेगा, इसको खर्चा करेगा। और जब वो खर्चा करता है तो ये किसके हाथों में पहुंच जाता है? प्रोड्यूसर के पास। इट्स अ नॉन स्टॉप सर्कुलर फ्लो। ये जो प्रोडक्शन मैंने लिखा था, ये तुम्हारा पहला मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसे वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? जो भी तुम प्रोड्यूस करोगे वो तुम बांटते हो लोगों को, तो लोगों की इनकम होती है। ये है तुम्हारा दूसरा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड। एंड फाइनली तीसरा और आखिरी मेथड क्या? जो भी तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो लोग खर्चा करते हैं। तीसरा मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन फेजेस एग्जाम में आ गए: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। क्लियर? पूछ लिया है। आई थिंक इट वाज इन सितंबर 25, सितंबर 25, मई 25, इसमें तो आ गया। ठीक है ना? क्लियर है ना? पक्का? आप बेटा पहले मेथड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड यानी कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उन लोगों ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे कंट्री में, उन लोगों ने कितना एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन। जब ये कैलकुलेट किया जाता है और क्लब कर दिया जाता है तो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से फॉर एग्जांपल दो यूनिट्स हैं, यूनिट ए, यूनिट बी। मेरी यूनिट ए है, तुम्हारी यूनिट बी है। मैं बनाती हूँ शक्कर और 30 रुपए की शक्कर बना के मैं पूरी पूरी तुमको बेच देती हूँ, ठीक है? तुम्हारी बी यूनिट है, तुम ये शक्कर खरीद के बनाते हो केक। केक तुम बेचते हो कितने में? 110 रुपए में, ठीक है? और इस 110 रुपए में कितनी शक्कर लगी हुई है? 30 रुपए। तुमको नहीं लगता ये जो मैंने बनाया है ये तुमको तो माइनस ही कर देना चाहिए ना? ये तुमने तो बनाया नहीं, तुमने तो रॉ मटेरियल के तौर पे इसको बस यूज कर डाला, ठीक है? तो 110 में से क्या हटा दूं मैं? 30।
तो तुम्हारा वैल्यू एडिशन कितना है? 70 रुपए के बराबर। ठीक है, तो अगर नेशनल इनकम निकाली जाए कितना हो जाएगा ये? 70 नहीं यार, सॉरी, 80 रुपए के बराबर। तो नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? 80 + 30, दैट इज 110 रुपए का नेशनल इनकम आएगा। वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए एंड बी टेकन टुगेदर। मैं 110 + 30 नहीं कर सकती, इट विल रिजल्ट इनटू डबल काउंटिंग। सेम चीज दो बार आ जाएगी इन माय कैलकुलेशन। तो ये मैंने किया क्या? जितना तुमने आउटपुट बनाया था इसमें से मैंने क्या हटा दी? इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? रॉ मटेरियल का खर्चा। समझे? तो बच्चा, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसमें अलग से लिख लो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर तुमने खुद के लिए भी कुछ बनाया है तो क्या ये नेशनल इनकम में ऐड होगा? हाँ, तुम्हारा अगर शुगर बनाने का फैक्ट्री और 10 किलो शक्कर तुमने खुद के घर के लिए निकाल दी तो क्या नेशनल इनकम में ऐड होगा? हाँ, क्योंकि बच्चा प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना। अब कोई भी करे, तुम बाहर से खरीदते तो ऐड करते हैं, पर इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है तो नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो जो तुमने खुद के लिए बनाया है वो तो पूरा पूरा ऐड होगा ही। साथ ही साथ तुम क्या ऐड करोगे? सेल, जो तुमने बाहर वालों को बेच दिया। एक और चीज तुम ऐड करते हो, दैट इज चेंज इन स्टॉक। हाउ डू आई कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो इस साल का प्रोडक्शन है और वो नेशनल इनकम में आना चाहिए। बिका नहीं अभी तक लेकिन स्टॉक में पड़ा है। और ओपनिंग क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये पिछले साल का प्रोडक्शन है जो बिक गया होगा और सेल में आ रहा होगा तो आपको हटाना पड़ेगा। ये इस साल का आउटपुट है ही नहीं। ओके, ये तीन चीजें ऐड करने पे तुमको मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर तुम क्या करोगे? इसमें माइनस करोगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पर्यायवाची पता होने चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक और नाम से बोला जाता है क्या? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं। और वेरी गुड, इसी को बोला जाता है नॉन फैक्टर इनपुट्स भी। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। बच्चा, रॉ मटेरियल का ही पर्यायवाची होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? फैक्टर इनपुट्स वो होते हैं जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में जो भी पैसा मिल रहा है वो तो तुम निकाल ही रहे हो। फैक्टर इनकम का ही तो टोटल निकाल रहे हो, तो उसको थोड़ी ना माइनस करते हैं। रॉ मटेरियल को माइनस किया जाता है ना, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट को माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? वैल्यू एडेड, जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा तुमको? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन फॉर यू, क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे बाय कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड? बताएं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड को ऐड किया जाता है या नहीं? क्यों नहीं ऐड करते हैं? ये उस साल बने थे, उस साल के कैलकुलेशन में आ चुके हैं, इसको डबल बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई सेकंड हैंड टू व्हीलर तुम्हारा बेचने में एक एजेंट ने हेल्प करी और उसको तुमने 2000 का कमीशन दिया, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा? हाँ। क्यों? बच्चा, क्योंकि सर्विस तो उसने इसी साल दी है तुमको। ठीक है, उसने तो फैक्ट्री सर्विस दी है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। अरे अभी पता है यार, खुद के यूज के लिए कुछ बना लिया है तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं बनाते तो तुम कहीं और से खरीद रहे होते। प्रोडक्शन तो हुआ ही है देश में, इसलिए नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। फिर बताए, इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। तुम्हारी ही बिल्डिंग क्या है, ओनरशिप की बिल्डिंग है, उसी में तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या उसका भी एस्टिमेटेड रेंट नेशनल इनकम में आएगा? हाँ आएगा, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी ओनरशिप की बिल्डिंग नहीं होती तो तुमने कोई दूसरी जगह ली होती रेंट पे, और तब तुम नेशनल इनकम में ऐड करते। तुमने खुद को ही सर्विस दे दी तो आप जोड़ो उसे, वो भी तो फैक्टर सर्विस है जो तुम कंट्री को दे रहे हो या तुम्हारे बिजनेस को दे रहे हो। यू आर सेपरेट फ्रॉम योर बिजनेस। एम आई क्लियर? एंड लास्ट, सर्विस सेल्फ कंजप्शन के लिए। तुम्हारी मदर्स जो तुमको सर्विस देती है, तुम्हारे पेरेंट्स जो सर्विस देते हैं,
हाउस वाइफ जो सर्विस देती है बेटा वो सर्विस तो होती है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये नेशनल इनकम में आता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई सर्विस ही नहीं है इसलिए, या वो फैक्टर पेमेंट नहीं है इसलिए। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं मेजर कर सकते। आइडियली इसे ऐड करना चाहिए था, लेकिन कैसे मेजर करोगे? सामने वाले ने कितने अमाउंट का सर्विस दे दिया तुमको, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है इसलिए नेशनल इनकम में नहीं ऐड कर सकते। क्लियर है? ठीक है, अभी हमने वैल्यू एडेड तक खत्म किया है, लेकिन स्टिल वी हैव देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। इनकम मेथड है उसके प्रिकॉशन, एक्सपेंडिचर मेथड उसके प्रिकॉशन, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स, जीडीपी एंड वेलफेयर, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टिल गो थ्रू। और कल मुझे एक दो न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं, तो बोलो।